अक्सर जो लोग ज्यादा अमीर दिखने की कोशिश करते हैं वो बहुत ही जल्दी गरीब हो जाते हैं और मानो या न मानो हमारे देश के 90% मिडिल क्लास लोग बिल्कुल ऐसे ही गरीब होते चले जा रहे हैं। दरअसल हम सब आजकल सोसाइटी की ऐसी भागदौड़ में लग गए हैं जहां हमें अपने आप को दूसरों से अच्छा दिखाना है और उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी खर्चा हो जाए, हम करने के लिए तैयार रहते हैं। पर जरा इस इंसान को देखो, ये है श्रीधर वेम्बू जी। इनको देखकर आपको क्या लग रहा है? एक नॉर्मल सा साउथ इंडियन आदमी जो धोती कुर्ता पहनकर साइकिल चला रहा है। आपको ये एक एवरेज इंसान ही लग रहा होगा, है ना? तो मैं आपको बता दूं, ये आम सा दिखने वाला आदमी 5.8 बिलियन डॉलर का मालिक है। 2021 में पद्मश्री से सम्मानित इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी जोहो के मालिक श्रीधर वेम्बू जी हैं। ये इतने सिंपल हैं कि न ही अपने कपड़ों पर ज्यादा खर्च करते हैं और न ही इन्हें कोई लग्जरी कार का शौक है। और तो और इन्होंने अपने जोहो के ज्यादातर ऑफिस रूरल एरिया में ही बनाए हैं ताकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और नए नए रिसोर्सेज जनरेट किए जा सके। चलो ये तो हो गए हमारे इंडिया के बिजनेस स्टार। पर वॉरेन बफेट जो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान है, जिनकी वेल्थ 168 बिलियन डॉलर है, वो आज भी अगर किसी कॉफी शॉप में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मिल जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इतना पैसा होने के बावजूद ये मैकडी का 200 से 250 रुपए वाला बर्गर और एक रेगुलर कोक पीना पसंद करते हैं। और तो और बफेट के एक और अच्छे दोस्त दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान बिल गेट्स भी कुछ ऐसे ही हैं, जो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में बिलीव रखते हैं। आपको याद ही होगा जब वो इंडिया टूर पर आए थे तब उन्होंने डोली चाय वाले के स्टॉल से चाय पी थी और बिना कुछ शो ऑफ किए पूरे इंडिया घूमकर चल गए। एकदम सिंपल किसी टूरिस्ट की तरह आए और चले गए। दरअसल यही फर्क है एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट में। नॉर्मल मिडिल क्लास लोग पुअर माइंडसेट के साथ अपना सारा पैसा सिर्फ फेक वेल्थ बनाने में, अपने आप को रिच दिखाने में खर्च कर देते हैं, और वहीं असली रिच लोग अपने आप को सिंपल और पुअर दिखाने में विश्वास रखते हैं। और इसके पीछे के एक नहीं बल्कि 5 कारण है जो एक मिडिल क्लास आदमी कभी समझ ही नहीं पाता। और बड़े से बड़े रिच लोगों को सिंपल सा देखने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है, रीजन नंबर 1, कॉस्ट ऑफ लुकिंग रिच। अक्सर हम मिडिल क्लास लोग जब एक बड़ा खर्चा करते हैं तो ये कभी नहीं समझ पाते कि उस चीज को संभालने के लिए कितना और खर्चा करना पड़ेगा। बस एक के बाद एक खर्चे करते चले जाते हैं और गरीब होते जाते हैं। दरअसल इसे डिड्रॉट इफेक्ट कहा जाता है, जहाँ आप एक गलत खर्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए अननेसेसरी खर्चे करते रहते हो और तब तक किए जाते हो जब तक कि आप कर्जे में ना डूब जाओ। कुछ ऐसा ही हुआ सुकेश के साथ। दरअसल सुकेश कई सालों से एमएनसी में आईटी इंजीनियर की नौकरी कर रहा था और उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। वो महीने का 1.5 लाख कमाता था। सुकेश के पास मानो एक ड्रीम लाइफ की सारी चीजें थी। रायपुर के गांव से आया एक लड़का सब कुछ अचीव कर चुका था। सुकेश के पास एक अच्छी नौकरी, स्पोर्ट्स बाइक, बड़ी गाड़ी और एक 3 BHK आलीशान फ्लैट था। उसके जो भी दोस्त यार उसे देखते उन्हें लगता कि यार सुकेश एक ड्रीम लाइफ जी रहा है, पर उसकी इस अमीरी के पीछे का राज कुछ और ही था। दरअसल सुकेश 1.5 लाख महीना कमा तो रहा था, पर उसने खर्चे इतने पाल रखे थे कि उसके पास सेविंग के नाम पर 1 रुपया नहीं बचता था। उसका घर जो कि 80 लाख का लोन पर था, सुकेश हर महीने 9% के हिसाब से 71,978 रुपए की EMI दे रहा था। और तो और जो उसने शौक पाल रखे थे, 10 लाख की गाड़ी और 4 लाख की स्पोर्ट्स बाइक, सब कुछ लोन पर था, जिसके लिए उसे एक्स्ट्रा 28,723 रुपए देने पड़ रहे थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भाई साहब मात्र 50,000 में ही अपना सारा खर्चा चलाया करते थे, क्योंकि 1 लाख तो हर महीने वो EMI में खर्च कर देते थे। अब हुआ यूं कि बैड हैबिट और स्ट्रेस्ड लाइफस्टाइल की वजह से सुकेश को 1 स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिसका ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने 15 लाख का खर्चा बताया। अब आप सोच के बताओ, जो इंसान अपना पूरा महीना 50,000 में चलाता हो वो कहां से 15 लाख लाएगा? अब क्योंकि उसने ऑलरेडी कई लोन ले रखे थे तो बैंक्स ने उसे बड़ा लोन देने से मना कर दिया, इसलिए उसने 15 लाख रुपए उठाए अनसिक्योर्ड, वो भी 2% पर मंथ के ब्याज पे। यानी अगर आप देखो तो सुकेश को हर महीने 30,000 तो सिर्फ ब्याज देना पड़ रहा था। यानी अब हालत ऐसी हो गई थी कि सुकेश अब अपने घर को चलाने के लिए भी बाहर से पैसा उधार लेना पड़ रहा था। इसलिए कहा जाता है अमीर दिखने की भी एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और ये बात रियल रिच लोग भली बाती समझते हैं। इसलिए वो फेक शो ऑफ के जंजाल में कभी नहीं फंसते और हमेशा एक सिंपल लाइफस्टाइल जीकर अपने फाइनेंस से एक कदम आगे चलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पैसों को दूसरी तरह से देखते हैं। रीजन नंबर 2, परसेप्शन ऑफ मनी, यानी पैसे को देखने का नजरिया। मोस्टली गरीब लोगों की नजरों में पैसों का मतलब है अपने बिल्स को पे करना, सामान खरीदना और 2 वक्त की रोटी निकाल पाना। वहीं मिडिल क्लास लोगों का पैसों का देखने का नजरिया कुछ अलग है। मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि पैसों का यूज किया जाए अपने कंफर्ट के लिए, और अपनी इसी कंफर्ट के चक्कर में वो ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो उन्हें लगता है एसेट है, पर असल में होती है लाइबिलिटीज जैसे क्रेडिट कार्ड लोन, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन। लेकिन अमीर लोग यानी द रियल रिच इस मामले में कुछ अलग तरह से सोचते हैं। वो पैसों को एक टूल की तरह समझते हैं जिससे वो स्टॉक्स, रियल एस्टेट या गोल्ड खरीद सके, जो उनकी हर एक लाइबिलिटी को इन टाइम पे ऑफ भी कर देगा और उन्हें लॉन्ग टर्म रिटर्न भी देगा। यानी देखा जाए तो गरीब लोग पैसों को नेसेसिटी की तरह देखते हैं, मिडिल क्लास लोग
कंफर्ट की तरह और अमीर लोग पैसों को एक टूल की तरह देखते हैं जिससे और पैसा बनाया जा सके। जहाँ एक तरफ हम लोग अपनी सैलरी आते ही निकल पड़ते हैं नए नए कपड़े खरीदने, इलेक्ट्रॉनिक खरीदने, वहीं दूसरी तरफ अमीर लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे दिख रहे हैं। आपको ये फेमस फोटो तो याद ही होगी। अब यहाँ आप अगर ध्यान से देखो तो राकेश झुनझुनवाला जी ने एक नॉर्मल सी शर्ट पहनी हुई है और काफी देर तक बैठे रहने की वजह से उनकी प्रेस भी खराब हो चुकी थी। पर $5.8 बिलियन की नेटवर्थ वाला इंसान जो रियल सेंस में स्टॉक मार्केट का किंग था, उसे अपनी अपीयरेंस से ज्यादा अपने टाइम और पैसों की वैल्यू थी। हालांकि जब राकेश जी से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि अब बैठे बैठे वो खराब हो गई और अब क्या मैं वापस जाके इस्त्री करवाता, क्या टाइम वेस्ट हो जाता। और सही बात भी है, जितनी देर में वो एक्स्ट्रा टाइम लगाते उतनी देर में उन्होंने जाने कितने का प्रॉफिट बना लिया होता। क्योंकि अमीर लोग पैसों को इस नजरिए से देखते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों में टाइम और पैसा वेस्ट ना करके वो ऐसी चीजों पर पैसा लगाते हैं जो ट्रू सेंस में वैल्यूएबल हो। इनके लिए कार, कपड़े और आईफोन एसेट नहीं है, बल्कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस ये रियल एस्टेट है। रीजन नंबर 3, मेंटल पीस। देखो, अगर आप दूसरों से कम्पीट करने की होड़ में रहोगे तो हमेशा अपनी मेंटल हेल्थ की वाट लगा बैठोगे। और हम मिडिल क्लास लोग या फिर फेक रिच के अंदर ये खासियत कूट कूट कर भरी होती है। तभी तो वर्मा जी ने डिसाइड किया, जिस तरह कुकरेजा साहब ने अपनी बेटी की शादी करवाई थी हम भी वैसी करवाएंगे। कुकरेजा साहब ठहरे खानदानी अमीर, लेकिन वर्मा जी ने जब बजट सुना तो उनको शौक सा लगा। एक ग्रैंड वेडिंग करवाने का खर्चा आया 75 से 80 लाख रुपए। अब वर्मा जी के पास इतने पैसे तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने सहारा लिया बैंक्स का और चल पड़े लोन लेने। वर्मा जी की क्रेडिट एलिजिबिलिटी के हिसाब से उन्हें 20 लाख तक का ही पर्सनल लोन मिला। उनकी पुरानी पुश्तैनी जमीन थी जिससे उन्हें हाल ही में 25 लाख आए थे और बाकी के 30 उन्होंने मोटे ब्याज पर उठाने पड़े। पर बेटी की शादी कर दी और अब हुआ ये कि वर्मा जी को सबसे पहले वो बैंक लोन चुकाना था जो कि 20 लाख था, जिस पर उन्हें 11% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था। और जो उन्होंने नॉर्मल लोन लिया था उस पर उन्हें 20 से 22% तक ब्याज देना पड़ रहा था। हर महीने मान के चलो वर्मा जी के 60 से 70 हजार तो सिर्फ लोन की EMI में जा रहे थे, जो अगले 15-20 सालों में भी पे ऑफ नहीं होने वाले थे। अब जरा सोच के देखो, अगर उन्होंने 25 लाख के अंदर ही शादी कर दी होती, एक नॉर्मल सी वेडिंग करवाई होती और हर महीने जो EMI वो पे कर रहे हैं उसका आधा यानी 20 से 30 हजार वो इन्वेस्ट करते, तो आप देख ही सकते हो एट द एंड ऑफ 15 ईयर उनके पास कितना पैसा होता। उनके पास होते 1.5 करोड़ रुपए। पर उन्हें ये सौदा कहाँ मंजूर था। इसीलिए आपको सोच समझकर खर्चा करना है ताकि आपकी मेंटल हेल्थ बनी रहे और हर समय पैसों की टेंशन ना रहे। रीजन नंबर 4, सस्टेनेबल मिनिमलिज्म। देखो, आज के दौर में सब लोग नए नए गैजेट्स, डिजाइनर कपड़े और फ्लैशी लाइफस्टाइल को चेज करते रहते हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि बॉलीवुड मूवी स्वदेश में मोहन भार्गव अपनी सिंप्लिसिटी और देशभक्ति के थ्रू अपनी असली खुशी ढूंढता था। वैसे हमारी जिंदगी में भी ये फ्लैशी चीजें, ये अननेसेसरी खर्चे ट्रू सेटिस्फेक्शन नहीं देती और वापस से हमें उसी लेवल पर ले आती हैं। दरअसल ये कॉन्सेप्ट है हेडोनिक ट्रेडमिल का। मतलब चाहे कितना भी बड़ा फाइनेंशियल गेन हो, हमेशा एक फिक्स्ड हैप्पीनेस लेवल के बाद हम वापस से नीचे की ओर आने लगते हैं। एक स्टडी कहती है कि लॉटरी विनर कितना भी पैसा जीते, उनका हैप्पीनेस लेवल 2 महीने बाद उसी जगह पर आ जाता है जहां वो पहले थे। यानी वो वापस से गरीब हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं नई लॉटरी खेलने। कुछ ऐसा ही केस था इम्पल्स बायर्स का भी। रोहन ने रिसेंटली एक प्रीमियम स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 7 प्रो 1,40,000 का फोन प्री ऑर्डर कर लिया, वो भी 8,000 महीने की EMI पर। शुरू में रोहन इतना एक्साइटेड था कि उसके दोस्त भी उसकी तारीफ करते रहते, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते और माना रोहन के पास फोन नहीं कौन सा खजाना आ गया हो जिससे उसने दुनिया जीत ली हो। लेकिन जैसे ही उसे EMI का प्रेशर आया, एक्साइटमेंट के साथ साथ एक परमानेंट स्ट्रेस की फीलिंग भी डेवलप होने लगी और उस EMI के चक्कर में रोहन को अपने मंथली बजट से सेक्रीफाइस करना पड़ा। यानी जो चीज रोहन को हैप्पीनेस दे रही थी, 1 महीने बाद वही सारा एक्साइटमेंट ठंडा पड़ गया और न चाहते हुए भी रोहन अननेसेसरी स्ट्रेस में आ गया। तो सस्टेनेबल मिनिमलिज्म का मतलब है स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड चॉइस लेना, जिससे आप अननेसेसरी लायबिलिटी से बच सको। और जिस तरह स्वदेश में मोहन भार्गव ने अपनी जमीन की सिंप्लिसिटी से इंस्पायर होकर देश के लिए कुछ मीनिंगफुल करके दिखाया था, वैसे ही हम अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल लाइफ में भी मिनिमलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। खुद से पूछिए, क्या ये टेम्पररी खुशी EMI के बोझ के लायक है या क्या इस चीज का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम में कोई कंट्रीब्यूशन भी है। रीजन नंबर 5, इट इनवाइट्स रॉन्ग पीपल। जब आप थोड़ा बहुत रिच दिखने लगते हो ना, या अपने आप को फ्लैशी तरीके से शो ऑफ करते हो, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग अट्रैक्ट होते हैं जो आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम बन सकते हैं। और मानो या न मानो, ये ऐसे लोग हैं जो चाहकर भी आपकी जिंदगी से नहीं निकल पाते। उनमें सबसे पहले आते
हैं डू इट लाइक मी ग्रुप। जब आप अपने हाई एंड लाइफस्टाइल को पब्लिक करते हो तो सबसे पहले आते हैं वो लोग जो आपको रोल मॉडल समझते हैं और खुद भी वैसा जीना चाहते हैं, और बाद में जब इनको नुकसान होता है तो ये सारी जिम्मेदारी आपके सर पर थोप देते हैं। अनंत जो एक स्टॉक मार्केट में ट्रेडर था, वो पिछले 11 साल से ट्रेडिंग कर रहा था और वो अपने प्रॉफिट से एक अच्छी और लग्जरियस लाइफस्टाइल भी अफोर्ड कर लेता था और इंस्टाग्राम पे वो अलग अलग डेस्टिनेशन की स्टोरीज लगाता था। अब उसकी देखा देखी अंकुश भी सोचता कि यार मैं भी इसकी जैसी लाइफस्टाइल जीऊंगा और आज से ट्रेडिंग करूंगा। अंकुश अपनी जॉब छोड़ के 10 लाख की सेविंग के साथ ट्रेडिंग में घुस गया और अंकुश से इतना भी नहीं हुआ कि वो अनंत से 2-4 टिप्स मांग ले। उसने डिसाइड किया कि सब कुछ खुद करूंगा और इसके जैसे बनूंगा। उसने एक के बाद एक ट्रेड लेना शुरू किया। शुरुआत में से थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ, पर मात्र 3 महीने में उसका पूरा 10 लाख का बैलेंस जीरो हो गया, क्योंकि उसने बिना सीखे बिना सोचे समझे एक ऐसी चीज में पैसा लगाया जहाँ पर रिस्क सबसे ज्यादा है। अब अंकुश जैसे लोगों के बाद आते हैं नंबर 2, भाई उधार देने वाला क्राउड। जब आप सामने वाले को लगातार ऐसा देखते हो कि आपके पास बहुत पैसा है तो दूसरा बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, और अगर आप किसी को 1-2 बार मदद कर देते हो या डिमांड पर पैसे दे देते हो तो उन्हें लगता है कि भाई आपके पास तो हमेशा ही पैसे अवेलेबल हैं। ऐसे में वो लोग अपनी हर छोटी छोटी चीजों के लिए, इमरजेंसी के लिए पैसे मांगना शुरू कर देते हैं, और इन केस कभी आप पैसा नहीं दे पाए या देने से मना कर देते हो तो आप उनकी नजरों में सबसे बुरे इंसान बन जाते हो, और कई केसेस में तो इससे भी वर्स्ट हो चुका है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके पास आते हैं। या तो आप अपनी वेल्थ को सही जगह चैनलाइज करिए जिससे ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट ही ना हो। नंबर 3, स्कैमर्स। आपके हाई प्रोफाइल शो ऑफ करने से आप उन लोगों के टारगेट बन जाते हो जो गलत नियत से आपका फायदा उठाना चाहते हैं। एक स्टडी से पता चला है कि 30 से 40% हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल को फाइनेंशियल स्कैम का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि स्कैमर्स उन्हें इजी टारगेट समझते हैं। ये स्कैमर्स छोटी छोटी डील्स और फ्रॉडलेंट स्कीम्स के थ्रू आपका पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए इन सभी चीजों से बचने का सही तरीका है कि आप अपने आप को रियल रिच बनाएं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाला फंडा रखें ताकि आपके पास रखी वेल्थ बढ़े, ना कि किसी और के चक्कर में आकर आप अपनी जिंदगी की जमा पूंजी को गवा दो। जय हिंद।